हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू चैनल। और आज का टॉपिक हमारा जो नेशनल इनकम है, जो कि एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं। नेशनल इनकम, बेसिकली नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, राष्ट्रीय आय की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि नेशनल इनकम। अगर आप मान के चलो एक घर चलाते हैं, या आप कोई कंपनी चलाते हैं, या कुछ आप अपने दोस्त का कोई ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं, हो सकता है आप सबको सबसे पहले अपना बजट बनाना होगा। क्यों बजट बनाना होगा? क्योंकि आपको घर चलाना है, इसलिए बजट बनाना होगा। ओके, एंड देन या फिर अपने माता पिता से पूछिए कि आप घर चलाने के लिए कोई बजट बनाते होंगे। क्लियर है, सबके पास एक कॉपी होती है कि ये सामान लाना है, ये सब पूरा बजट बनाते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उनके बीच का जो बैलेंस है ही बजट कहलाता है। पर बजट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि कितना पैसा आएगा, मतलब महीने की हमारी इनकम कितनी होगी, फिर हम कितना खर्च करेंगे। ओके, तो कितना खर्च करने से पहले हमको ये सोचना पड़ता है कि कितना पैसा हमको आएगा, कहाँ से हमारे पास पैसे आएगा। मतलब हम कह दें कि हम कुछ भी अगर प्लानिंग करनी है आगे की, आपको कुछ भी चीज़ एडमिशन लेना है कोचिंग में या फिर कहीं भी, तो आप ये पहले ये देखते हैं कि हमारी आय कितनी है, उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लेना है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको आय जानना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको घूमने जाना है या घर खरीदना है, रूम या हॉस्टल में रहना है, तो आप अपनी आय जानेंगे, फिर उसके हिसाब से आप अपना सारे चीज़ें तैयार करते हैं। तो बस बिल्कुल वैसे ही कंट्री जो है, जब भी कोई काम करती है, जो बजट बनाती है, इवन जो भी सारी चीज़ें देखती हैं, तो पहले ये देखती है कि हमारी टोटल इनकम कितनी है, उसके हिसाब से वो बिल्कुल खर्च करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिकली कि नेशनल इनकम आखिर में है क्या। नेशनल इनकम आपका जो है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि एक साल के अंदर जितना भी उस कंट्री ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया है, उसको अगर हम जोड़ लें तो वो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। अब एक साल में ऐसा नहीं कि जनवरी से हम पूरा 1 जनवरी देख लें तो वो एक साल हो गया, नहीं। हर कंट्री का अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हम नेशनल इनकम देखें एज अ जीडीपी, तो सी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ, गवर्नमेंट ने स्पेंड कहाँ किया, प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को घटा लेते हैं तो नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है। इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद जो भी निकलता है वो है एक नेशनल इनकम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम क्या है, कि एक साल में हमने कितनी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया, वही हमारा नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब राष्ट्रीय आय ये जो है, इसको हम, इसके कुछ मेजर हैं, इसको हम किस तरीके से, या इसको फैक्टर बोल सकते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं नेशनल इनकम के, कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, फिर आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, फिर आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, फिर नेट नेशनल इनकम एंड देन पर कैपिटा इनकम। ये हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद, फिर इसका होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, फिर होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध है ना, शुद्ध राष्ट्रीय आय, और फिर देन आएगा प्रति व्यक्ति आय। ओके, पहले हमको इन दोनों को जानने से पहले हमें ये देखना है कि जो भी हम निकालते हैं जीडीपी या नेशनल इनकम, वो एक फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पे निकाली जाती है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कारक लागत, और मार्केट प्राइस का होता है बाजार लागत।
अब पहले हम देखते हैं कि फैक्टर प्राइस आखिर होती क्या है। फैक्टर प्राइस क्या होता है, जितना भी, जैसे हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं, उस पर कितना कॉस्ट आया, कितना लागत आई, वो हमारी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। मतलब कि लेबर लगेंगे, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए लेबर लगेगा, पैसा लगेगा, कैपिटल हो गया आपका, भूमि लगेगी, लैंड, लैंड मतलब कि भूमि का रेवेन्यू, रेवेन्यू कह रहा हूँ, आपका रेंट लगेगा। फिर देन उसको जितना भी बनाने में लगेगा वो प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। ये जो भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो प्रोड्यूसर साइड होती है, मतलब कि जो उत्पादन करता है उसके साइड से होती है। व्हेन ए कमोडिटी इज़ प्रोड्यूस इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट। अब वो कमोडिटी जब बन जाती है तो इसको हम मार्केट में बेचते हैं। तो जब जब वो बन के तैयार हो गई तो उसमें जितना भी लगा है लागत वो फैक्टर प्राइस कहलाएगा। तो फैक्टर प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। फिर देन आते हैं मार्केट प्राइस। आखिर मार्केट प्राइस क्या है, यानी कि बाजार लागत क्या है। बिल्कुल, जो उत्पादन हमने अभी किया उस वस्तु का, उस प्राइस पर हमने उसको मार्केट पे बेचना है। जिस प्राइस पर वो मार्केट में बिकता है वो उसकी मार्केट प्राइस होती है, जो भी वस्तु बिकती है। इसमें हम सब कुछ जुड़ा रहता है। फैक्टर कॉस्ट जुड़ा रहता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब उसमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड रहता है। और इसमें इंक्लूड रहता है जो मार्केट प्राइस में मेनली टैक्स इंक्लूड रहता है। टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट लगाती है। ये सारी चीज़ें मार्केट प्राइस में क्या होता है, ऐड रहता है ये वाले पॉइंट पर। अब देखो, मार्केट प्राइस अगर हमको निकालना है तो फैक्टर प्राइस को रखना पड़ेगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना होगा, और उसमें हमको सब्सिडी को घटा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम सब्सिडी क्यों घटा रहे हैं, देखते हैं इसको, कि ये 50 रुपये का मिट्टी तेल आता है। मिट्टी तेल की जो लागत आई है वो 50 रुपये आई है। ओके, अब 50 रुपये में तो भाई कोई ख़रीदेगा है नहीं, गरीब लोग। तो सरकार ने बोली कि हम आपको 25 रुपये किसको दे रहे हैं सब्सिडी, जो बना रही है, जो कंपनी मिट्टी तेल बना रही है उसको हम 25 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं कि भैया आप इसको 25 रुपये में बेचो मार्केट में। 25 में से 25 घटा लेंगे तो 25 रुपये बचेगा, सॉरी 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 रुपये बचेगा। तो जैसे कि 50 रुपये का मिट्टी तेल में 25 रुपये हमको सब्सिडी मिल गई, और सब्सिडी मिलने पर क्या हुआ, सब्सिडी मिलने पर 25 रुपये मिल गई। तो अब वो 25 रुपये में कहाँ जाएगा, वो मार्केट पे जाके बिकेगा। अब जितने प्राइस में वो बिका वही मार्केट प्राइस है, तो इसीलिए हम सब्सिडी को घटा लेते हैं। ओके, फैक्टर कॉस्ट उसका 50 रुपये आया, पर हमको मार्केट में 25 रुपये में बेचना, क्योंकि उतना गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। बट जिसने जो बनाया उसको 50 रुपये मिल जाता है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर आता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु एवं सेवा एक साल में उस कंट्री में उत्पादन हो रही है, उसका जो मौद्रिक मूल्य यानी होता है मॉनेटरी वैल्यू। मौद्रिक मूल्य मतलब वो जो उसका मूल्य है टोटल, वो अगर हम उसको जोड़ दें और एक साल के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है उस देश में, उसको हम जोड़ दें तो वो उसमें जीडीपी निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और अच्छे समझते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक में ये डोमेस्टिक क्या है, यानी कि सकल घरेलू क्या है। देखिएगा कि घरेलू उत्पाद जो होते हैं, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, कंट्री के टेरिटरी में, वो उससे हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि इसको समझते हैं कि इंडियन कंपनी हल्दीराम भी चिप्स बनाती है, और यूएसए की कंपनी पेप्सिको ये भी क्या करती है, चिप्स बनाती है। पर वो कहाँ बना रही है, दोनों कंपनियां चिप्स इंडिया में ही बना रही है। तो इंडिया में ही बना रही है मतलब इंडिया की टेरिटरी यानी कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर बना रही है। तो ये दोनों के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इनको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। इतना पॉइंट आप याद रखना।
ओके, जीडीपी में हम इनको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये इंडिया के अंदर रह कर बना रहे हैं। वैसे ही अगर हम टाटा कंपनी जैसे कि कार बना रही है कहाँ, गुजरात में, जो कि अपना भारत पे है, कार बना ली। और फिर टाटा मोटर्स जर्मनी में, मतलब कि सॉरी आपका यूनाइटेड किंगडम यूके में, लंदन में क्या कर रही है, कार बना रही है। दो जगह कार बना रही है, एक बना रही है इंडिया के गुजरात में और एक बना रही है लंदन में। तो यहाँ पर जो काउंट होगा जीडीपी में वो गुजरात वाला काउंट होगा, क्योंकि गुजरात तो इंडिया में, बट यूके तो नहीं है ना इंडिया में। तो वो जो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ये समझ गए आप कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। और एक चीज़ और कि जीडीपी में हम एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं वो उनका सिर्फ फाइनल गुड्स ही काउंट होगा। फाइनल गुड्स का मतलब होता है अंतिम वस्तुएं, और अंतिम वस्तु से ये संबंधित होता है कि जो वस्तु सीधे उपयोग में लाई जाती हो, मीडिएटरी मध्यवर्ती वस्तु नहीं, कि गेहूँ जो सीधे उपभोक्ता के उपयोग में लाई जाती है उसे हम फाइनल कंजप्शन में, उसे हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। ओके, फिर देन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड यूजुअली एन ईयर अकाउंटेड इन इंडिया जीडीपी इज कंप्यूटेड क्वार्टरली एंड ईयर। तो जीडीपी निकाला जाता है, क्वार्टरली निकाला जाता है, ईयरली निकाला जाता है, इस तरीके से। तो 4 क्वार्टर में जीडीपी काउंट करते हैं, फिर फाइनली 1 ईयर में उसको करते हैं। तो जीडीपी आपको समझ में आ गया कि हम उसको कहाँ निकालते हैं, क्लियर है। उसके बाद नॉमिनल नेशनल इनकम देखते हैं कि आखिर नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम जो करंट प्राइस पर निकालते हैं उसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। ओके, ये करंट प्राइस पर उसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं, मतलब बाजार मूल्य पर नेशनल इनकम। इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में, और उसी ईयर का जो भी प्राइस होगा उसको मेंशन किया जाएगा। ओके, मतलब कि 2019-20 में जो वैल्यू होगी प्राइस की, जो गुड्स की जो प्राइस है, तो उसी को 2019-20 में, मतलब कि करंट प्राइस में जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ से हम जीडीपी निकाल लेंगे। मतलब कि एक साल के अंदर जो भी मान 5 रुपये का पार्ले है तो 5 रुपये का ही उसमें जीडीपी में ऐड कर देंगे। अब हम देखते हैं इन सिंपल टर्म्स में की बात करें कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन ईयर, जिस ईयर में प्रोड्यूस हुई है उसी ईयर में जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा वो अपना नॉमिनल जीडीपी में डिटरमाइन हो जाएगी, मतलब कि करंट प्राइस पर डिटरमाइन हो जाएगी। द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल नेशनल इनकम, इसको याद रखना है। अब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर, 2 घटकों पर ये इसको वो करते हैं, जैसे कि चेंज इन आउटपुट, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, कितने अमाउंट पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी चीज़ प्राइस। ओके, पर्टिकुलर उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कितना है और इतने प्राइस पर कितना अमाउंट गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। 2 चीज़ समझ गए आप कि 2 फैक्टरों पे इफ़ेक्ट डालती है करंट प्राइस पर, कि उस प्राइस पर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, करंट प्राइस पर अगर हम 4-5 साल पीछे चले जाएं तो उस पर्टिकुलर प्राइस पर क्या पता ज़्यादा अमाउंट पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होंगी, ठीक है, बट महंगाई बढ़ गई तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम हो गई। इसीलिए जो करंट प्राइस पर जो चीज़ निकलती है वो हमारे फिगर को, मतलब कि जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसका ट्रू पिक्चर वो नहीं दिखाती है, मतलब कि एक सही मानक इसीलिए नहीं दिखाती क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कभी भी अगले महीने इन्फ्लेशन का कोई और फेस होगा, महंगाई मतलब कभी भी बढ़ जाती है कभी भी घट जाती है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में महंगाई 1-2 बार ऊपर नीचे हुई होगी, तो हम ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बता पाते। इसलिए बेसिकली हम लोग नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बस इसलिए निकाल लेते हैं कि महंगाई कितनी जा रही है, कितना हो रहा है, बाकी वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बताती है। दूसरी चीज़ हम ये देखें
कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, रियल नेशनल इनकम, इसे स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इसका मतलब ये कि गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन एन ईयर वैल्यू एट फिक्स प्राइस, मतलब कि उस साल में हमने, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उस साल में हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया और एक वैल्यू, मतलब कि हमने एक बेस ईयर मान के चला, जैसे कि हमारा बेस ईयर 2011-12, उस टाइम उन वैल्यू एंड गुड्स की प्राइस कितनी होगी उसके हिसाब से हम काउंट कर देंगे नेशनल इनकम। मतलब कि पहले हम क्या कर रहे थे, उसी साल का प्राइस को मेंशन कर रहे थे, पर अब नहीं। अगर आज 5 रुपये का पार्ले है तो 2011-12 में पार्ले कितने का होगा, मान के चलो 3 रुपये का होगा, तो उस 3 रुपये के हिसाब से ही हम काउंट करेंगे। ये है कांस्टेंट प्राइस। ओके, जो बेस ईयर के हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में? तो रियल जीडीपी यानी कि स्थिर मूल्य पर जो हम जीडीपी निकालते हैं वो क्या करती है, वो एडजस्ट करती है इन्फ्लेशन को, कितना इन्फ्लेशन इन 10 सालों में या इन 6 सालों में बढ़ा है। नॉमिनल जीडीपी क्या करती है, एडजस्ट नहीं करती इन्फ्लेशन को, क्योंकि वो तो भैया मार्केट प्राइस पर चल रही है, करंट प्राइस पर चल रही है, उस साल में जो भी बढ़ा रेट वेट। ओके, दूसरी चीज़, इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग अ प्राइस ऑफ बेस ईयर। इनको बेस ईयर पे, आधार वर्ष पर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा 2011-12, इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द करंट प्राइस। अब जो करंट ईयर पे जो भी प्राइजेस चल रहे हैं उस पर हम करते हैं। फिर रियल जीडीपी को हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी से हम जीडीपी डिफ्लेटर घटा देते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होगा, सॉरी हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग है ना, घटाएंगे नहीं। नॉमिनल जीडीपी जितनी आई उसमें से जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि जो इन्फ्लेशन कितना बढ़ा और कितना घटा, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी में हम सीधे सीधे क्या करते हैं, C+I+G+X-M। सी का मतलब होता है कंजप्शन, उपभोग, इन्वेस्टमेंट या निवेश, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि सरकार द्वारा किए गए खर्च, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, आयात और निर्यात को घटा देंगे। ये तो हो गया। अब आते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये होता है कि एक साल में जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है भारत में भारतीयों द्वारा, ठीक है। अब हम इसमें विदेशी लोग भी हमारे भारत में उत्पादन कर रहे होंगे, पर उनका उत्पादन नहीं जोड़ेंगे, भारतीयों द्वारा प्लस जितने भी भारतीय लोग विश्व में जहाँ भी उत्पादन कर रहे हैं उनको ऐड करेंगे। मतलब कि भारतीय नागरिक जो भारत में उत्पादन कर रहे हैं प्लस जो भारत के बाहर विदेश में भारतीय लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीएनपी निकल जाएगा। जीएनपी, ओके। तो बोला जीएनपी टेक इनटू अकाउंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस एंड रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री लाइक बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो भारत में है और भारत के बाहर है पर भारतीय होना चाहिए, उन दोनों का जीएनपी हम जोड़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब उसको देखते हैं कि एग्जाम्पल इस तरीके से कि जीएनपी कैसे, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, मतलब कि टोटल जो शुद्ध आय है कहाँ की, विदेशों से, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक फैक्टर प्रोड्यूस एम्प्लॉयड द रेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके। अब एग्जाम्पल में देखें जीएनपी का कि जैसे कि Xiaomi कंपनी जो चाइनीज़ मोबाइल है वो भारत में अपना मोबाइल उत्पादन कर रही है, बट उसको जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे, ओके। पर अगर हमारी ONGC ऑयल नेचुरल गैस जो कंपनी है वो अगर विदेश में जा कर के प्रोडक्शन कर रही है, गैसेस बना कर रही है, ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो उसको हम जीएनपी में जोड़ लेंगे इंडिया की। समझ में आ गया होगा आपको कि जीएनपी में किसको जोड़ना है, और जीएनपी की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडरगो वियर एंड टियर। वियर और टियर का मतलब होता है घिसावट, डिप्रीसिएशन, ओके।
मतलब कि आप किसी भी वस्तु का यूज़ करते हैं तो उसमें घिसावट आती है। जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें घिसावट आती ही आती है। तो डिप्रिसिएशन को कैसे निकालें? डिप्रिसिएशन को ऐसे निकालते हैं कि आपने कितने साल उस गुड्स का यूज़ किया, कितने साल अपना टोटल ईयर अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने की वो थी और कितने साल उसको चलाया। तो इससे क्या निकल के आ जाता है? डिप्रिसिएशन। तो बस एनपी में हम करते क्या हैं, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन क्या करते हैं, जीएनपी में से हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं। ओके, यानी कि घिसावट मूल्य को घटा देते हैं। अब इसको और देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर हमको मार्केट प्राइस पर निकालना है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी में से हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे उस टाइम का, और हमको फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है एनएनपी। ओके, तो एनएनपी मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसमें से हम टैक्स घटा देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस पे है तो मार्केट प्राइस से हमको टैक्स घटाना था। जो मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाला डिफरेंस बताया था, उसमें सब्सिडी को ऐड कर देना है, जो सब्सिडी दी गई होगी कंपनी को। ये सारी करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाता है, एनएनपी मिल जाता है। क्लियर है? एनएनपी मिल जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ओके, शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है वही है रियल नेशनल इनकम। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो एनएनपी जो निकल करके आती है वही रियल नेशनल इनकम होती है, याद रखिएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, क्या डिफरेंस है बता चुका हूँ मैं आपको कि जीडीपी का मतलब ये हो जाएगा जो भारत में ही रह करके उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, पर भारत में ही उसका उत्पादन हो रहा हो, उसी में उसको हम जीडीपी में जोड़ देंगे। पर जीएनपी में ऐसा नहीं है। जीएनपी में सिर्फ भारतीयों को ऐड करेंगे, चाहे वो भारत में रह करके उत्पादन कर रहे हो, चाहे भारत के बाहर विश्व में कहीं भी वो उत्पादन कर रहे हो, उनको सिर्फ जोड़ा जाएगा तो वो जीएनपी कहला देगा। अब आते हैं आपका डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो पर्सनल इनकम होती है, हमारी जो इनकम होती है, देखिए पर्सनल इनकम में भी अभी भी टैक्स को हमने नहीं हटाया है। पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि उसमें सब टैक्स वैक्स अभी हमने नहीं दिया है, सिर्फ वो रियल इनकम, उसको अभी हमने कुछ नहीं किया। पर जब डिस्पोजेबल इनकम की बात आती है, प्रयोज्य आय, उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी पर्सनल इनकम, जैसे कि मुझे 50,000 मिला, अब 50,000 में मैंने इनकम डायरेक्ट टैक्स को घटा दिया, अब जो बचा मेरे पास 45,000 बचा या 40,000 बचा, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी, यानी कि प्रयोज्य आय होगा, उसी का मैं यूज़ कर सकता हूँ। टैक्स देने के बाद जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही डिस्पोजेबल इनकम है। फिर एक ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या बोलती है कि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान के चलो हम सोफ़ा सेट बना दिया, पलंग बना दिया, तो उसमें पर्यावरण का नुकसान यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पेड़ को काट रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को घटा दें अगर जीडीपी में से, तो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हुआ उसका भी कोई वैल्यू होगा, उस पेड़ को काटे हैं तो उसका कोई मूल्य होगा, उसको हम घटा देंगे तो ग्रीन जीडीपी निकल के बाहर आ जाएगा। कि जो भी हम क्या करना है हमको, ताकि हम इन फ्यूचर हम ये पता लगा सके एनवायरनमेंट हमारा कितना नुकसान हुआ है और हम एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, आपको बस इतना याद रखना है। बैकग्राउंड आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। हमने यहाँ तक सारी चीज़ें देख ली हैं। अब जो नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम मेथड ऑफ इनकम, कि हम किस तरीके से नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिर हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों को हमको देखना है। तो उस सेकंड पार्ट में हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने रिव्यू दीजिए, ताकि मैं उसको और अच्छे सुधार कर सकूं। डेफिनेटली आपको ये
एग्ज़ाम्स में काम ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।